हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 13वें चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ध्वनि। तो बच्चों, अगर इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने इस वीडियो को समझाया है, पहले आप उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया, तो आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वह वीडियो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर चुनिए। तो ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु गैसों में, ठोसों में, द्रवों में, ठोस द्रव गैसों में। तो जो ध्वनि होती है वो तीनों में, ठोस द्रव गैसों में संचरित होती है। तीनों माध्यम आवश्यकता है। अगर वायु नहीं होगी तो हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो तीनों माध्यम बहुत जरूरी है। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो किसकी सबसे कम होती है आवृत्ति? पुरुष की सबसे कम होती है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ होती है भारी होती है, तो इनकी जो आवृत्ति होती है कम होती है पुरुषों की। फिर अपन सही गलत पाते। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाएंगे। ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है? निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकती, क्योंकि निर्वात में वायु नहीं होती है, तो वहाँ ध्वनि संचरित हो ही नहीं सकती। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या आवर्तकाल कहलाती? नहीं कहलाती, आवर्ती कहलाती है। तो ये गलत है ना। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मद होगी, ये भी गलत है। यदि कंपन का आयाम, मतलब कंपन का आयाम का अर्थ है कंपन जितने अधिक होंगे तो ध्वनि की आवाज़ भी हमको बहुत अच्छी सुनाई देगी, प्रबल होगी, तो ये गलत है। मानव कानों के लिए जो श्रव्यता का परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, बिल्कुल सही है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो हमको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तार तो उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल गलत है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तो तार तत्व उतना ही कैसा होगा? कम होगा। आवृत्ति अधिक होगी तो तार तत्व, मतलब ये तार तत्व कैसा होगा? अधिक होगा। अवांछित और अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? संगीत कहलाती है? नहीं कहलाती है, शोर कहलाती है ना। तो ये भी गलत है। शोर प्रदूषण आंशिक स्वर्ण असक्ता उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, खाली स्थान पर करेंगे। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को हम क्या कहते हैं? तो हमको पता है आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को करने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। प्रबलता कंपन की किस पर निर्भर करती? आयाम पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। अगर आयाम अधिक है तो प्रबलता अधिक है, आयाम कम है तो प्रबलता कम है। आवृत्ति का जो मात्रक है वो क्या है? हर्ट्ज है। अवांछित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। एक दोलन 4 सेकंड में 4 ही बार दोलन करता है, तो उसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात करना है, बिल्कुल सही है। आवर्तकाल हमको पता है क्या होता है? एक दोलन में लगा समय, है ना। तो 4 सेकंड में लगा समय कितना है? 40 है। 40 दोलन को करने में लगा समय कितना है? 4 सेकंड। तो एक दोलन में लगा समय तो 4/40 हो जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा। आवर्ती क्या होती है कि मतलब प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, है ना। तो मतलब 4 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी है? 40 है। तो 1 सेकंड में कितनी होगी? तो 40/4 होगी। तो इसका आंसर 10 है। तो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल बताओ। तो बिल्कुल ये भी वही समय है कि जैसे 1 सेकंड में, मतलब 500 जो कंपन हो रहा है, 500 कंपन में लगा समय कितना है? 1 सेकंड, है ना। तो एक दोलन में लगा समय क्या होगा? 1/500 ही तो होगा। तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है निम्न वाद्य यंत्रों को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जो प्रश्न बहुत आता है। तो ढोलक में क्या होता है? अपन को पता है झिल्लियाँ होती है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। सितार में क्या होता है? तार होते हैं जो कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बांसुरी जो पवन संगीत वाद्य यंत्र जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु स्तंभ का प्रयोग करता है। तो बांसुरी आपने देखी ही होगी, जो ध्वनि उत्पन्न वायु स्तंभ, उसमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिससे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। शोर और संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है?
संगीत एक ध्वनि है जिससे हम मधुर अनुभव उत्पन्न करते हैं, जबकि शोर एक अवांछित अप्रिय ध्वनि है। संगीत प्रगति, संगीत वाद्य यंत्र आदि द्वारा उत्पन्न होता है। शोर कैसे उत्पन्न होता है? वाहनों के हॉर्न, मशीनों द्वारा उत्पन्न होता है। संगीत भी शोर का रूप धारण कर सकता है अगर संगीत को ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाया जाए। तो बहुत सारे संगीत एक ही समय में जोर शोर से चलाए जाएं तो संगीत अपना शोर में परिवर्तित हो सकता है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो बस शोर प्रदूषण मतलब तेज आवाज़ किससे उत्पन्न होती है, ध्वनि प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। तो शोर प्रदूषण प्रमुख कारण वाहनों की आवाज़ें, विस्फोट, पटाखे फोड़ना, मशीन, लाउड स्पीकर आदि शामिल होते हैं। घर के स्रोतों में शोर प्रदूषण होता है ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कुछ रसोई के उपकरण, कूलर, वातानुकूलर सभी शोर प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। शोर प्रदूषण मतलब जिससे ध्वनि किनसे ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न आप आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। वर्णन कीजिए शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो ये बहुत हानिकारक होता है ध्वनि प्रदूषण में। तेज आवाज़ अगर आप सुन लोगे तो क्या होगा? सिर दर्द करने लगेगा। तो सबसे पहले तो अनिद्रा, नींद नहीं आएगी। अति तनाव, चिंता, अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो सकती है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। अगर आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे, दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया, तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या दीजिए। हम सड़क के किनारे अगर खरीदेंगे तो शोर प्रदूषण ज़्यादा होगा, है ना, इसलिए मैं ऐसे मकान का सुझाव दूंगा जो सड़क के किनारे से 3 गली दूर है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण स्तर कुछ हद तक कम होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 12। मानव में वाक तंत्र का चित्र बनाइए, इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत आता है। तो मानवों में जो ध्वनि होती है वाक तंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र कंठ के आर पार दो क्या होते हैं? वाक तंतु होते हैं। ये गला है अपना, ये वाक तंतु होते हैं। इस प्रकार तानित होते हैं। उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण छिरी बनी रहती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक छिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां क्या करती है? तंतुओं को तना हुआ ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का जो प्रकार, उसकी गुणता वाक ध्वनि से कैसी होती है? भिन्न होती। जो हम बोलते हैं उससे जब हम कोई गाना वाना गाते तो देखा वो आवाज़ अलग दिखती है, और जो हम बोलते हैं वो आवाज़ अलग होती है। तो वाक ध्वनि से कैसी होती है? भिन्न होती है। तो बच्चों चित्र भी पेपर में बहुत आता है, तो आप इसे बना लेना, कर लेना। तो ये आपको देखिए 2 वाक तंतु हैं अपने, एक और ये संकीर्ण झिरी है। फिर प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। आकाश में तड़ित मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हम तड़ित पहले दिखाई देता, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्वनि की जो गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, और जो प्रकाश की गति होती है इतनी मीटर प्रति सेकंड होती है ना। काई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेज़ी से यात्रा करता है। यही कारण है कि तड़ित हमको पहले दिखाई देता और जो आवाज़ होती है हमको बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। घर पर रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।